हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी बच्चों का आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाउस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, ये लगभग मैं गाउस का 5 प्रमेय मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिसमें एक जो है वो फिक्स होता है। जी हाँ, गाउस के 5 प्रमेय में एक प्रमेय आपके बोर्ड के एग्जाम में आना अनिवार्य है। तो यह हमारा तीसरा चल रहा है, गाउस का तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा प्रमेय आज हम लोग करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है कि क्लास जो है वो बिल्कुल पूरा पूरा करेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए और बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक, जी हाँ, आज की क्लास को करनी है आपको और बेहतरीन ढंग से समझना है, क्योंकि एक बेहतरीन टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। टॉपिक हमारा है, शुरू करें। आज कोई कमेंट नहीं, कोई चैट नहीं, बस ध्यान देना है टॉपिक पर। 5 नंबर ये पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में, बेहतरीन टॉपिक है हमारा। पहले क्लास में हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट प्रमेय में हमने पढ़ा था आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक गोलीय चालक तार के बाहर, ठीक है, गोलीय चालक तार के अंदर और सतह पे। एक हमने पढ़ा दूसरा प्रमेय में, दूसरे अनुप्रयोग में, कि गोलीय अचालक आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना। फर्स्ट में गोलीय चालक था, सेकंड गोलीय अचालक। और आज जो हम पढ़ेंगे वो भी बहुत बेहतरीन है, टॉपिक है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मान ही समझ लो एक तरह से। तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमने पिछली क्लासेस में जब गाउस का नियम पढ़ा था, तो गाउस के नियम में क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो बंद गौसीय पृष्ठ है इसकी कल्पना करनी अनिवार्य है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो गौसीय पृष्ठ है, गौसियन सरफेस जो है, ये जरूरी नहीं है कि ये गोलाकार होना चाहिए, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने इस चीज को प्रूव भी करवाया था क्लास में, याद करिए। अगर आप अच्छे से सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो हमने थर्ड चैप्टर में, कि गाउस का जो सरफेस है, गाउस का नियम है, उसके सतह की आकृति पर, यानी गौसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करते, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सरफेस ऐसे बना दो, आप ऐसे बना दो, आप ऐसे बना दो, जैसे बनाना है बनाओ, लेकिन एक बंद गौसीय पृष्ठ होना चाहिए, यानी जो है वो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। चाहे आप ऐसे क्लोज कर दो, ऐसे क्लोज कर दो, लेकिन हाँ होना चाहिए कैसा, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए नहीं। मैंने आपको बताया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे, और देखो, तो ये टॉपिक है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र। देखो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि करना क्या है, कि पहले फॉर्मूला से वैद्युतीय फ्लक्स फाई का मान निकालना है, फिर गाउस के नियम से गौसीय फ्लक्स फाई का मान निकालना है, फिर इन दोनों को आपस में क्या करना है, इक्वल करना है, और यहां से ई का मान ज्ञात करना। यही चीज तो हम करते आ रहे हैं पिछले 2 प्रमेय में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में भी यही करना है कि पहले फॉर्मूला से, ठीक है, फाई का मान निकालना है, और उसके बाद गाउस के प्रमेय से हमें निकालना है, और इन दोनों को फिर इन दोनों को आपस में बराबर करना है, और विद्युतीय क्षेत्र ई का मान जो है हमें ज्ञात करना है। यही है ना, विद्युतीय क्षेत्र ई का मान ज्ञात करना। मैंने एक जगह विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोल दी थी, उसके लिए सॉरी। चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखो यहां पर, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ जी। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ अब देखो, चलो तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये है क्या, मैंने इसको किस तरह से बनाया। मैंने क्या कर दिया, एक अनंत लंबाई, क्योंकि लिखा हुआ है अनंत लंबाई का आवेशित बेलनाकार चालक, तो बेलनाकार बात की बात करेंगे, एक बंद गौसीय पृष्ठ की कल्पना की। मैंने क्या किया कि पहले एक अनंत लंबाई का एक तार लिया। ये क्या है, अनंत लंबाई का है, ये इसको ऐसे कर दीजिए। ये बाद में मैं मिटा दूंगा, आपको समझाएगा, थोड़ा छोटा ले लूं ताकि समझ में आ जाए। तो एक अनंत लंबाई का एक तार है, अब अनंत है तो इधर भी इस तरह से ऐसे, सॉरी, हाँ, ओहो, यही परेशानी है ना थोड़ा सा। देखिए अनंत लंबाई का है तो इधर इस तरह से कर देंगे हम, इधर भी इस तरह से कर देंगे, और इधर भी इनफाइनाइट बनाएंगे, इधर भी इनफाइनाइट, क्योंकि अनंत लंबाई। और इस पर आवेश जो है हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इसके ऊपर आवेश जो होगा वो क्यू होगा, लेकिन हम इसके ऊपर आवेश दे देते हैं, मानकर चलिए प्लस क्यू आवेश नहीं दे सकते क्योंकि ये अनंत लंबाई का ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब हमने क्या कर दिया कि अनंत लंबाई का एम एन मान लो कि ये यम है और ये यन है, एक तार है।
अनंत लंबाई का। अब इस अनंत लंबाई में केंद्र बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर P कोई बिंदु है, मान लो ये P कोई बिंदु है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के मान को फाइंड आउट करना है, E के मान को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक बंद गौसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, लेकिन ये लंबाई जो है इनफाइनाइट है, अनंत है, तो हम किस तरह के बंद गौसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे? बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो यहां पर देखिए बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना कैसे होगी, मानकर चलिए ऐसे, ठीक है, ये हो गया। बड़ा छोटा वो बात की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पर एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी, और एक गोलाकार जो है ना, आवेशित गोलाकार चालक और अचालक था, उसमें 3 जगह, जैसे ये पिछली क्लासेस में हमने गोलाकार चालक और अचालक में पढ़ा था कि P जो है वो विद्युत क्षेत्र, P बिंदु, यहाँ पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते थे, इस सतह पर भी, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और अंदर भी निकाल सकते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, पिछली 2 क्लासेस में। लेकिन अब सवाल है कि सर आपने तो गोलाकार आवेशित चालक अचालक लिया नहीं, आपने बेलनाकार लिया, तो अब हमें बताइए कि हम किन किन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। तो एक तो हम इस, देखो एक तो क्या है, पहले हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, 1 सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ देखो समझाने की कोशिश करते हैं। ये बेलनाकार आवेशित गोलाकार चालक है, ये बेलनाकार होगा यानी किस तरह से, ऐसे, ये देखो ऐसे, मैं इसको अगर फोल्ड कर दूं तो मान लीजिए कि ये ऐसे कर दूं मैं फोल्ड, समझानी तो 1 सेकंड कुछ और ले लेते हैं, चलो इसी से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया कि मान लीजिए कि ये एक बेलन है, समझिएगा इस चीज को, ये क्या है जी, एक बेलन है, इस तरह से होता है ना बेलन, ये एक बेलन है। तो यहां पर इसमें एक छोटा सा अल्पांश हम ds यहां पर कल्पना कर लेते हैं, तो हम किन किन सतहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक कहेंगे सर एक इस बेलन के गोलाकार सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, समझो इस चीज को, किन किन सतहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो कहेंगे सर इस गोलाकार सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये समतल सतह है, यानी इस तरह का कंडीशन जब बने, जब इस तरह का फिगर बने, एक बेलनाकार चालक अचालक जो भी हो, तो हम कितने जगहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। एक गोलाकार सतह के लिए निकाल सकते हैं। सभी लोग अपनी लाइव चैट में लिखो, सभी बच्चे लिखो, आज हम बिल्कुल भी कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आपके ऊपर ध्यान देंगे। टॉपिक समझो, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है पूरा क्लास करेगा, जो जाने वाला है बिल्कुल जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक ये एक बेलनाकार गोलाकार चालक है, ठीक है, बेलनाकार है, सॉरी। तो इस गोलाकार सतह के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इस बिंदु पर निकाल सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, यानी इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। और एक जो है, एक हमने बोला कि ये सरफेस है, समतल है ऐसे, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कहां पर, यहां पर निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अगर आपका जो चालक है, अगर आपका जो गॉसियन पृष्ठ है, अच्छा ये क्या है, ये है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ, एक बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई। ये जो आपको बेलन बना है ना, बंद गॉसियन पृष्ठ है, ताकि गॉस का नियम का गॉस का प्रमेय यूज करें। और ये क्या है जी, ये है बेलनाकार चालक। ये क्या है बच्चों, ये है बेलनाकार चालक। तो बातों को समझिए कि 2 जगह जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से दूर होती है, लीजिए भाई धनावेश से दूर हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये सारी चीजें वहां पे दिख रही है। मैं वहां पे इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से उधर दिखे और यहां से समझें आप, फिर वो लेंदी टाइप का हो जाता है ना, इसलिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर हो गए, विद्युत क्षेत्र यहां पर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, और यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होगा। तो एक ds अल्पांश लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, ds अल्पांश लेंगे। और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र जिधर हो उसकी लंबवत रखी जाती है वस्तु, और क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो उसके लंबवत होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, तो उसके लंबवत ऐसे रखने पर क्षेत्रफल सदिश जो है वो इसी ओर होगा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर एक ds की कल्पना करेंगे, यहां पर एक ds की कल्पना करेंगे। अब यहां पर ds की कल्पना करेंगे तो हमें पता है कि E तो इधर ही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक ही ओर होगा ना, तो E तो इस ओर है। लेकिन अब जब वस्तु को ऐसे रखेंगे, क्योंकि E इसके लंबवत होती है, तो विद्युत क्षेत्र
क्षेत्रफल सदिश जो है वो उसके ऊपर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। क्योंकि इस बार जो है जब हम वस्तु को ऐसे रख रहे थे ना, तो इसके लंबवत हो गया क्षेत्रफल सदिश इस ओर, और यहाँ पर जब रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का, क्योंकि जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर ही क्षेत्रफल सदिश बन रहा है। तो एंगल यहाँ 0 डिग्री, और ये जस्ट अपोजिट बन रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सबको? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। यहाँ तक सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप आगे बढ़ते रहिए कंटिन्यू। एक बार फिगर को फिर से देख लो कि हमने क्या कर दिया कि एक अनंत लंबाई का एक तार लिया, ठीक है। ओ से आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी, और बाकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस ओर होती है। इसके ऊपर मैंने आवेश दिया, और धनावेश से दूर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर। यहाँ पर हमने डीएस की कल्पना कर ली, तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इसी ओर होगा, ऐसे होगा ना जी, इसके लंबवत होती है क्षेत्रफल सदिश। लेकिन यहाँ पर वस्तु ऐसे रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश, सॉरी ऐसे वस्तु रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर हो जाएगा, ऐसे जाएगा ना जी वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल हो गया 0, यहाँ हो गया 90। अब इसके बारे में लिखते हैं, सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। अब सभी लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी से। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में बिल्कुल सभी को? यहाँ तक आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? चलो अब यहाँ पर हम इसके बारे में लिखते हैं। ये बेलनाकार चालक है जी, ये क्या है? बेलनाकार चालक है। अब इसके बारे में लिखिए, सभी लोग लिखिए, सभी लोग लिखना शुरू करिए जल्दी जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं फिगर को मिटा दूंगा। लिखेंगे कि माना कि, सभी लोग लिखेंगे, फिर हम इसको मिटा देंगे फिगर को। कुछ नहीं है, सारी चीजें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये बंद गौसीय पृष्ठ है, यहाँ पर दो जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पर जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही ओर है, तो एंगल जो हो गया वो 0 डिग्री का हो गया। यहाँ क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगा, तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब लिखिएगा सभी लोग कि माना कि mn एक अत्यंत लंबाई का, माना कि mn एक अत्यंत लंबाई का आवेशित, अनंत लंबाई का तार है, सॉरी, अनंत लंबाई का तार है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में जरा लिखते चलिए। तो अनंत लंबाई का तार है जिसके अच्छा एक चीज और, एक चीज याद रखिएगा, जब अनंत लंबाई का तार होना तो उसके लिए एक फॉर्मूला काम आता है। ये आपका आएगा कि जैसे देखिए अनंत लंबाई का तार है तो इसके ऊपर जो आवेश है ये क्यों नहीं है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश जो होता है, आवेश घनत्व, वो लेमडा होता है, ठीक है। तो लिखिएगा रेखीय आवेश घनत्व, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आगे चल के काम देगा, ठीक है। रेखीय आवेश, ये दिख जाएगा यहाँ पर, रेखीय आवेश, यहाँ पे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा सॉरी, अच्छा यहाँ एंगल कितना, 90 डिग्री का, नहीं यहाँ लिख देता हूं मैं, रेखीय आवेश घनत्व, यानी प्रति एकांक लंबाई पर जो है वो घनत्व जो होता, सॉरी आवेश जो होता है वो लेमडा, रेखीय आवेश घनत्व, और इसको जो है वो लेमडा से सूचित किया जाता है, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर जो होता है वो आपका हो जाएगा, सॉरी हाँ, आवेश बटे लंबाई, ठीक है। लेमडा बराबर आवेश बटे लंबाई, C/L। C हमारा हो गया चार्ज, आवेश, और L हमारा क्या हो गया, लंबाई हो गया। सबको दिख रहा है इतना? बिल्कुल, चलो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो हमने लिखा, देखिए ये जो लंबाई है वो L लंबाई का है, और इसके ऊपर हमने आवेश प्लस Q आवेश नहीं दिया है, ठीक है। तो अपने मन से इसके ऊपर कल्पना करेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो है, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, लेमडा होता है, ठीक है। आगे हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लिखिएगा कि माना कि mn एक अनंत लंबाई का तार है। आगे लिखिएगा, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? एक सेकंड रुक जाइएगा। जिसके प्रति एकांक लंबाई पर, जिसके प्रति, ये 5 नंबर का है जी, याद रखिएगा, प्रति एकांक लंबाई पर, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लेमडा आवेश है,
ये क्या है जी, लेमडा, लेमडा आवेश है। देखो मैं इस फिगर के बारे में बस लिख रहा हूं, ये आप भी लिख लो, बहुत अच्छा काम देगा, ठीक है। लिखेंगे, लिखेंगे कि चालक के, यदि बेलनाकार चालक के अक्ष से, ये अक्ष हो गया ना, बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है जहां हमें वैद्युतीय क्षेत्र की का मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार, सबको समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करेंगे, एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, ठीक है। ये चीजें आपको लिखना अनिवार्य है जी, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया कि ये एक केंद्र, ये एक आवेशित अनंत लंबाई का एक तार है, केंद्र O है, O से R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसलिए हमने क्या कर दिया, एक बंद बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर दी, और इससे हमें पता चला कि जब गोलाकार आवेशित चालक अचालक हो तो तीन जगह वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात सकते हैं, एक बाहर, अंदर और एक सतह पे। लेकिन इस तरह का जब फिगर हो तो दो जगह, कहाँ, एक गोलाकार सतह के लिए, ठीक है, और एक समतल सतह के लिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये किस सतह के लिए है, ये समतल सतह के लिए है। और ये जो आपको डीएस कल्पना की गई है, यानी यहाँ पर जो एक डीएस अल्पांश लिया गया है, वो गोलाकार सतह के लिए, ऐसे ऐसे देखो, ये अगर हमारा बेलन है तो ये जो लिया गया है ना, ये इसके लिए है जी, और ये जो लिया गया है वो इसके लिए है, इस गोलाकार, इसके लिए, समतल सतह के लिए। तो जब इसके लिए लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है और इसके लंबवत होगी, तो लंबवत होने के बाद जो है, ठीक है, लंबवत होने के बाद वैद्युत क्षेत्र की दिशा, सॉरी, लंबवत होने के बाद जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर ही क्षेत्रफल सदिश है, तो एंगल जो हो गया वो 0 डिग्री का। लेकिन जब यहाँ पर लेंगे इस ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो हमेशा इधर ही रहेगी, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, ये इसके लंबवत होती है ना, तो ये इसके लंबवत होने के बाद ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर था तो ऐसे हो गया, यहाँ पर है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो एंगल जो हो जाएगा वो 0 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हमने क्या कर दिया कि वैद्युत क्षेत्र के का मान ज्ञात करना। अब देखो, दो चीजों से, एक फॉर्मूला से और एक गाउस के नियम से मान ज्ञात करना, दोनों को आपस में बराबर करना और फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, ये सबसे पहले हम निकालते हैं पहले फॉर्मूला से, ठीक है। देखो चलो फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, फॉर्मूला से हम कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला से फाई बराबर हमें पता है ईडीएस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ईडीएस कॉस थीटा एक इसके लिए, कहिएगा सर इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब दो दो आ गया है, तो इसको और प्लस इसको दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्यों कहिएगा, क्यों, क्योंकि सर पहले एक हो रहा था, लेकिन अब ये दो डीएस की कल्पना कर दी गई है ना, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, प्लस ईडीएस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए फाई बराबर ईडीएस कॉस, यहां पर क्या हो जाएगा, इस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री, वहां पे 90 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री प्लस ईडीएस कॉस 90 डिग्री। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 होता है जी, लेकिन कॉस 90 का मान जो है वो 0 होता है, तो कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 डिग्री 0 होता है। तो इस कारण से ये पूरा टर्म जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी डायरेक्टली आपका विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ईडीएस और cos 0 का मान 1 होगा, तो 1 करेंगे और यहाँ से समाकलन कर देंगे, ठीक है, समाकलन कर देंगे किसके लिए, संपूर्ण सतह के लिए। तो यहाँ फाई बराबर जो हमारा होगा वो ई को आगे लाएंगे और समाकलन करने के बाद यहाँ क्या बच गया, डीएस बच गया। अब सवाल है कि सर अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारा दूर कर दीजिए, ये कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि हम जो है वो पीछे क्या पढ़ रहे थे, पीछे पढ़ रहे थे गोलाकार सतह, यानी गोले का आयतन, सॉरी गोले का क्षेत्रफल। तो हमें पता था कि गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कहते थे सर बड़ा जल्दी जल्दी उस बार डीएस के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर लिख रहे थे ना, अब लिख के दिखाइए 4 पाई आर स्क्वायर। अब तो ये बेलन आ गया,
तो देखिए बेलन का भी समाधान है। देखिए बच्चों समझिए, ये क्या है बाबू, ये है आपका बेलन, यही है ना, इसी से हम लोग बता रहे थे ना उतना देर से। ये है आपका बेलन, जो जिसका ये वाला एरिया जो है, सॉरी इसको यहाँ में रख देता हूँ, जिसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया एक गोलाकार सतह है और ये वाला एरिया समतल सतह है। अगर इस बेलन को मैं खोल दूं, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इस बेलन को मैं खोल दूं तो देखिए ये एक आयताकार भूखंड है। ये क्या है, आयताकार भूखंड है। और अगर फोल्ड कर दूं तो ये एक बेलन बन जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मैं इसको मोड़ दूं तो ये एक बेलन का रूप ले लेता है, और अगर मैं इसको खोल दूं, ठीक है, तो ये जो है एक आयताकार भूखंड बन जाता है। लेकिन अगर मैं इसको मोड़ता हूं तो क्या आप इस एरिया को देखिए, इस एरिया को देखिए, कहिएगा सर ये तो वृत्त है और ये वृत्त की परिधि है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। कहिएगा सर ये तो वृत्त है और ये वृत्त की परिधि है। और आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की ये परिधि हो गई ना, आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर कहलाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पाई आर। अब कहिएगा सर ठीक है, इसको तो 2 पाई आर आपने कर दिया। अब अगर हम इसको खोलते हैं तो ये क्या है, ये एक आयत है, और आयत की ये लंबाई है, सॉरी ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, और लंबाई को हम क्या लिख देंगे, या लिख देंगे। दिखाइए कैमरा पे, थोड़ा सा फोकस करते हैं, दिख रहा है आपको मैंने क्या लिखा, 2 पाई। ये सारी चीज़ों को मत छोड़ो, ये धनंजय सर की नोट्स है। तो ये 2 पाई आर है और ये क्या है, एल है। तो टोटल कितना हो गया, हमें पता है कि हमें तो सिर्फ इसी का क्षेत्रफल चाहिए ना जी, क्योंकि उस समय गोले का क्षेत्रफल था तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आयत का क्षेत्रफल है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई है, अगर चौड़ाई को बी लिखते तो एल बी लिखते तो कुछ नहीं निकलता। लेकिन ये अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये वृत्त की परिधि होती है, यानी 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि कहिए या इस आयत की चौड़ाई कहिए, दोनों आपस में बराबर, यानी 2 पाई आर इंटू एल। यानी यहाँ पर जो है वो डी एस के जगह पर, यहाँ पर जो है फाई बराबर, यहाँ पर जो है ई इंटू इस डी एस के जगह पर 2 पाई आर इंटू एल लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे, सब बस हाँ या ना लिख सकते हैं, नहीं बताएंगे जी, सभी लिख सकते हैं ना। हमने क्या कर दिया, 2 पाई आर और वहां पर क्या रख दिया, एल को रख दिया। तो अब जो होगा वो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर जो होगा, विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर, यहां तक देखो सभी लोग को समझ में आ रहा है, सभी लोग बताएंगे सबको समझ में आ रहा है, ई इंटू 2 पाई आर एल। ये समीकरण 1 हो गया। ये हमारा किस चीज से निकला, कहेंगे सर ये हमारा विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है, ये हमारा विद्युतीय फ्लक्स यानी फॉर्मूला से, विद्युतीय फ्लक्स हमारा फॉर्मूला से निकल गया सर, फ्लक्स का मान। यहां तक क्लियर। अभी गौसीय फ्लक्स लेंगे जिसमें सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर दोनों को आपस में बराबर करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, हम एक नया पेज ओपन करते हैं, क्योंकि इस पेज में फिगर को मिटाना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी बीच बीच में समझाने का काम आएगा आपको, तो फिगर को मिटाना अच्छी बात नहीं है। अब कहेंगे कि गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार, अब देखिए गाउस का नियम क्या कह रहा है, हमें पता है कि गाउस के नियमानुसार गाउसीय फ्लक्स फाई बराबर जो होता है वो होता है सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्यू का मतलब क्या, सिग्मा क्यू का मतलब है, सिग्मा क्यू का मतलब है इस बंद गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेशों का, कुल आवेशों का बीजगणितीय योग। तो इसके अंदर आवेश दिख कहाँ रहा है, मैंने आवेश दिया है, प्लस चार्ज दिया है, लेकिन प्लस क्यू चार्ज नहीं दिया है, प्लस ए बी सी चार्ज नहीं दिया है कि आप उस चार्ज को बाहर लाके सिग्मा क्यू के जगह पे रख सकते हैं। पहले सोच के देखिए फिर मैं बता। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, से यस या नो, से यस या नो। अब देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि हमने एक फॉर्मूला लिखा था, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर आवेश बटे लंबाई। देखिए हमने लिखा है, ये मैं इसको इधर कर देता हूं, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, इसको किस चीज से डिनोट किया, यानी प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा
वो लेमडा होगा, उसी को बोलते रेखीय आवेश घनत्व। इसको डिनोट किया गया है C/L, यानी आवेश, यानी लेमडा बराबर हम कहेंगे आवेश बटे लंबाई। अच्छा, एक चीज और, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में ये बहुत अनंत लंबाई का एक तार है, लेकिन आप देखो इस जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर इस तार की लंबाई क्या, वो अलग बात है कि इनफाइनाइट वो ऊपर जा रहा है, ये इनफाइनाइट नीचे आ रहा है, अनंत लंबाई का है, लेकिन आप देखो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आपकी तार है, आवेशित तार है, उसकी लंबाई क्या है, तो कहेंगे सर उसकी तो लंबाई तो L है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि प्रति एकांक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश जो होगा वो कितना होगा, आवेश जो होगा वो लेमडा होगा। दिख रहा है ये स्क्रीन के ऊपर, हाँ, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा वो आवेश जो होगा वो लेमडा होगा। लेकिन अब बताइए कि आपकी जो ये वायर है वो कितनी लंबी है, तो कहेंगे सर L लंबाई की ये वायर है, तो L लंबाई पर जो आवेश होगा वो लेमडा L होगा। और लेमडा ये L लंबाई का है ना जी, प्रति एकांक लंबाई पर जो आपका आवेश है वो लेमडा है, तो L लंबाई पर ऐसे पढ़िए कि चूंकि प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो लेमडा है, इसीलिए L लंबाई पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, लेमडा L होगा। यानी यहाँ पर जो आवेश होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो आवेश होगा वो लेमडा L होगा, और यही लेमडा L जो है वो बंद गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेशों का बीजगणितीय योग है, और जिसको हम सिग्मा क्यू से डिनोट करते थे गाउस के प्रथम प्रमेय अनुप्रयोग में, दूसरे अनुप्रयोग में बंद गॉसीय पृष्ठ। कहिएगा सर इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक जो है ना, ये वायर जो है वो अनंत लंबाई का है, तो इसके ऊपर हम क्यों आवेश नहीं दे सकते, लेकिन हमने आवेश दिया था पॉजिटिव, मतलब प्लस आवेश दिया था, लेकिन प्लस क्यों नहीं लिखा था हमने, तो इसके ऊपर आवेश क्या होगा, लेमडा L हो गया। ये लेमडा L क्या है, ये लेमडा L है इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेशों का कुल बीजगणितीय योग, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा क्यू से डिनोट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टूडेंट। तो ये जो आपका है फाई बराबर जो हो गया वो हो गया, अच्छा सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन, सिग्मा क्यू जो है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, और हमें पता है कि सिग्मा क्यू जो होता है ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युत, तो बंद गॉसीय पृष्ठ के अंदर क्या आवेश आया, लेमडा L। कहिएगा सर कैसे, यहाँ पर हमने लिख दिया था रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लेमडा होता है, इसको C/L से डिनोट करते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला है, यानी सीधे सीधे कहिए ना कि प्रति एकांक लंबाई पर, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर आवेश जो होता है वो लेमडा है, तो L लंबाई की आपकी वायर है तो वो लेमडा L होगा ना। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, L लंबाई की वो जो वायर है तो वो आपका क्या कहलाएगा, लेमडा L को डिनोट करेगा। यानी यहाँ जो अंदर आपका जो वायर, यानी इस बंद गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो लेमडा L है, तो हमें तो पता ही है कि बंद गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसको हम सिग्मा क्यू से डिनोट करते हैं, तो इस सिग्मा क्यू के जगह पर हमने क्या रख दिया, लेमडा L बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक सभी लोग समझ में आ रहा है, सभी को, सब एक बार बताएंगे कि सर समझ में आ रहा है या नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे, पहले हम बताएंगे हमें। यहां तक आ रहा है सभी को समझ में, ठीक है, चलो वेरी गुड आ रहा है समझ में, अच्छा हाँ, यहां तक पहले सभी लोग बोलेंगे समझ में आ रहा है या नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो ये लेमडा L बटे एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इधर आ गया समझ में, इधर एक बार देख लो पहले सब, इधर आ गया सबको समझ में, आ गया सभी को समझ में, वेरी गुड। चल इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, इसको हमने क्या माना, समीकरण 2। अब कुछ नहीं है, अब समीकरण 1 2 को आपस में बराबर करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2। अब देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में हमने पाया कि फाई बराबर E इंटू 2πRL, और यहाँ हमने क्या पाया, यहाँ हमने पाया कि फाई बराबर लेमडा L इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर लिख देंगे फाई बराबर कितना है जी, E इंटू 2πRL, इधर लिख देंगे E इंटू 2πRL बराबर
लेमडा एल बटे इप्सिलॉन नॉट। चलो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इस ई की वैल्यू चाहिए, तो ई बराबर लिखेंगे 2 पाई आर एल उधर चला जाएगा, लेमडा एल बटे 2 पाई आर एल इप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? 2 पाई आर एल इप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं, ई बराबर लेमडा एल बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर एल। कहिएगा सर इप्सिलॉन नॉट को आगे क्यों किए? तो इसलिए किए क्योंकि हमें पता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। पता है ना आपको भी? तो कहिएगा सर यहाँ तो 2 पाई है, फिर आप ये 4 पाई में कहाँ चले गए? तो आपको ये भी तो पता है ना कि हम हर परिमेयकरण भी करते हैं, मतलब जितना से आप नीचे गुना कर सकते हैं। अब देखो इसको हमें 4 पाई बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो फिर हमारे सवालों का अर्थ निकलेगा कैसे? तो कहिएगा सर कैसे? तो ऐसा करेंगे ना, हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण क्या है कि मतलब ऊपर अंश और हर में समान संख्या से गुना करना, वो होता है हर परिमेयकरण। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसको 4 पाई बनाने के लिए हम इसमें पूरे में 2 से गुना कर दें, और जब ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे ना तो ऊपर भी अनिवार्य हो जाएगा आपको गुना करना। तो अब फाइनली हमारा जो ई बराबर आएगा वो आएगा 2 पाई एल बटे 2 पाई एल बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर एल। यहां तक देख लो सबको समझ में आया? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर एल समझ में आ रहा है? देखो बच्चा एल से एल तो कट जाएगा हमारा, एल से एल हमारा कट गया, और किसी भी संख्या के ऊपर एक तो हमेशा रह सकता है, किसी भी संख्या के ऊपर एक नीचे एक कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको जो है ये इतने को हम क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। तो ई बराबर जो हो जाएगा वो के इंटू, अच्छा 2 पाई नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2 पाई नहीं है, ये लेमडा है जी। ये यहाँ पे मुझे फिर से करना होगा, नहीं तो पता नहीं बच्चों क्या क्या सोच लेंगे वो लोग। ई बराबर यहाँ पर है लेमडा 2 लेमडा एल, ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ई बराबर 2 लेमडा एल बटे ये 2 से गुना हो जाएगा तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर एल, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर एल। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ एक या इसको ऐसे कर लीजिए ऊपर, और यहाँ एक तो रख ही सकते हैं, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर जो हो जाएगा, इसको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को हमने के रख लिया इंटू 2 लेमडा, अच्छा ये एल से एल कट गया, ठीक है? एल से एल कट गया, 2 लेमडा बटे आर, आई थिंक यही होना चाहिए हमारा। हाँ ये प्रूव हो गया जी, ये प्रूव हो गया। टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक हमारा था अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान ई बराबर ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों, ये हमारा जो है प्रूव हो गया। ई बराबर के इंटू 2 लेमडा बाई आर, के इंटू, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, हाँ इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर 2 के लेमडा बटे आर। मजा आया? प्रूव्ड नहीं, मतलब सीधे सीधे मान लो कि हमने जो है वो मान को ज्ञात कर लिया। आई होप बिल्कुल कॉन्सेप्ट में समझ में आया होगा सभी को, ठीक है? और ड्रीम क्लासेस का ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो वहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आपको समझाई जा रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही है। तो ये हमारा था, ये थोड़ा सा इसमें समझ में आना चाहिए आपको कि कैसे कैसे हमने यहाँ पर एंगल 90 रखा। ये देखो यहाँ पर हमने डीएस अल्पांश की कल्पना कर ली, एक अल्पांश डीएस की कल्पना कर ली। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस ओर जा रही है, तो जिधर हम डीएस रखेंगे ना वो उसके लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। तो ऐसे रखा तो बस तो ये ऐसे क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब यहाँ पर ऐसे रखेंगे डीएस को तो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा। तो यहाँ पर एंगल 90 का, यहाँ पर एंगल सेम और जा रहा है तो 0 डिग्री का। तो बस छोटा सा ये कन्फ्यूजन था, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो आज की क्लास को जल्दी जल्दी से, ठीक है? और ऐप के ऊपर कोर्स चालू है, खरीदिए, ज्वाइन करिए कोर्स।
क्योंकि कोर्स ज्वाइन करने का एक अलग ही मज़ा है। वहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे हम आपको पढ़ाएंगे, नोट्स भी देंगे, गेस्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज चलवाएंगे। आपका कंटिन्यू टेस्ट होगा। जो सुविधा आपको ऐप के ऊपर है उसका आधा सुविधा भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहा होगा। ये आप अंदर से फील करोगे जब आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे, तब लगेगा अरे सर ने तो इतना सारा नोट्स डाल रखा है कोर्स के अंदर, कहाँ थे हम इतने दिनों से, क्यों हमने मिस कर दिया। हम इतने ख़राब स्थिति में भी अभी हम लोग ने कोर्स नहीं खरीदा, ये गलत चीज़ है। तो ये आप खरीदिए, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करिए कोर्स। बहुत ही नॉर्मल सी फीस है। कोई बच्चा मुझसे पूछता है सर आपके पेड कोर्स की फ़ीस क्या है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चा वो बच्चा कोचिंग में जितना एक महीने में पेमेंट करता है ना, उतने में हम पूरा एक साल पढ़ाते हैं उस बच्चे को। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। काफ़ी अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ड्रीम क्लासेस को।